हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स के डे 4 के साथ में। आज डे 4, 5, 6, 7 सब कुछ मिलने वाला है। एक एक वीडियो के कंटेंट पे काम कर रहे हैं भाई। तो आज 4 की चारों वीडियो हम अभी शूट कर रहे हैं और 4 की चारों वीडियो आज ही पब्लिक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और डे 7 तक पहुंचते पहुंचते इतने ऑब्जेक्टिव आप तक पहुंच जाएंगे कि आप आराम से 75 में से 35 से 40 विकल्प कर पाओगे। बचे हुए जो 7-8 दिन की सीरीज होगी उसके अंदर भाई जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर एनालिसिस हैं वो आपको ले आएंगे और आप आराम से चीजों को कर पाओगे। तो आज डे 4 की बात कर रहे हैं। डे 4 में मेरे भाई जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? द वेलोसिटी ऑफ थर्मल रेडिएशन। थर्मल का मतलब हीट से रिलेटेड होता है। रेडिएशन आप समझते हो भैया विकिरण, सरल भाषा में कहें जहां पर जैसे सूर्य है, सूर्य से जो हम तक जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो किस फॉर्म में आ रही हैं? रेडिएशंस की फॉर्म में आ रही हैं। सूर्य वहीं है, हम यहीं हैं, ना सोर्स कहीं गया ना लेने वाला कहीं गया, जो जहां है वो वहीं है। इसे रेडिएशन कहते हैं भाई, ठीक है। तो थर्मल रेडिएशन की अगर हम लोग बात करें इन वैक्यूम मतलब निर्वात में, तो उसकी चाल कितनी होती है? तो उसकी चाल होती है इक्वल टू दैट ऑफ लाइट, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर चाल होगी किसकी? रेडिएशंस की, थर्मल रेडिएशंस की भैया, ठीक है। थर्मल रेडिएशंस इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज फाउंड इन, यानी थर्मल जो रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनके किस रीजन में पाई जाती हैं? तो आईआर रीजन में। आईआर का मतलब इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती हैं, सभी को पता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर आप लोग बात करेंगे तो उसमें विजिबल रीजन है, यानी दृश्य प्रकाश है, पराबैंगनी किरणें हैं, एक्स रेज हैं, इस तरीके से पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पूरा ग्रुप है ना, स्पेक्ट्रम है ना। तो उसका जो आईआर रीजन है उसके अंदर थर्मल रेडिएशंस पाई जाती हैं। आईआर का मतलब इंफ्रारेड, अवरक्त भाग में भैया, ठीक है। Which method of heat transfer does not require a medium? देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं है? जैसे निर्वात भी है, सूर्य में जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है भैया? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अगर वैक्यूम भी है, निर्वात भी है, तब भी भैया सूर्य का प्रकाश चल के हम तक आ जाएगा, सीधी सी बात है। यानी किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। किसमें? रेडिएशन में, यानी विकिरण के लिए। विकिरण का मतलब सोर्स जो देने वाला है वो वहीं रहेगा, लेने वाला भी वहीं रहेगा, बीच में कोई मीडियम नहीं है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रेडिएशन की सहायता से पॉसिबल है भैया, ठीक है। देखो असलियत में रियलिटी ये होती है, 3 चीजें होती हैं किसी चीज को ट्रांसफर करने की: चालन, संवहन और विकिरण। विकिरण मतलब रेडिएशन, चालन का मतलब चल के जाएंगे, संवहन का मतलब क्या? बह के जाएगा, और विकिरण का मतलब जो जहां है वहां वैसे ही रहेगा, और उसी को हम लोग रेडिएशन कहते हैं भाई, ठीक है। द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट थर्मल रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन को डिटेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग थर्मोफाइल कह देते हैं भैया। क्या कह देते हैं? थर्मोफाइल कह देते हैं। उसके बाद द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो ऊर्जा घनत्व बराबर क्या होगा? ऊर्जा बटे आयतन, यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का मात्रक जूल होगा, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होगा, यानी जूल प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा। द यूनिट ऑफ एमिसिविटी या एमिसिव जो पावर है, एमिसिव पावर मतलब उत्सर्जन क्षमता है, जो रेडिएशंस को निकालने की क्षमता है, उसका मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड। जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड होता है। द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्सिव पावर, 2 चीजें हैं। एमिसिव पावर मतलब उत्सर्जन क्षमता, निकालने की क्षमता एमिसिव पावर है। एब्जॉर्ब करने की क्षमता, अवशोषण करने की क्षमता, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्सिव पावर। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता भैया, ठीक है। द एब्जॉर्प्सिव पावर ऑफ अ परफेक्ट बॉडी इज, अगर कोई बॉडी परफेक्ट है, जैसे कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो भैया वो 100%, उसकी जो एब्जॉर्प्सिव पावर होगी वो 100% होगी, यानी अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का 100% रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसकी जो एब्जॉर्प्सिव पावर है वो 1 होगी। नंबर के टर्म में 1 मतलब कंप्लीट है, परसेंटेज के टर्म में 100%। जैसा विकल्प आपको दे रखा हो वैसे आप लगाओगे भाई, ठीक है। अ हॉट बॉडी विल रेडिएट हीट, यानी जो एक गर्म बॉडी होगी हीट को रेडिएट करेगी मोस्ट रैपिडली, बहुत तेजी से। इफ इट्स सरफेस इज, कैसी सरफेस होगी? तो ब्लैक होगी। अभी हमने आपको बताया कि जो ब्लैक है वो बहुत तेजी से मेरे भाई हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट भी करता है। और अगर रफ सरफेस है, चिकनी है, तो तब भी भैया थोड़ा बहुत टकराएंगे रेडिएशन, लेकिन अगर रफ है, खुरदरी है तो और ब्लैक है तो फिर बहुत तेजी से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एमिट भी करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ लॉ के अनुसार द करेक्ट स्टेटमेंट इज, क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? तो E/A, एमिसिव पावर यानी उत्सर्जन क्षमता, बटे में मेरे भाई एब्जॉर्प्शन पावर, यानी E/A बराबर होता है E के, कैपिटल E के भैया, ठीक है।
द स्टेटमेंट गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, जो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा वो अच्छे से एमिट भी करेगा। ये कौन कह रहा है भैया? तो यही तो किरचॉफ का नियम है, यही तो किरचॉफ लॉ कहता है कि जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छे से एमिट भी करेगा। यही तो होता है ना कि जब तक आप अच्छे अगर श्रोता बनना चाहते हो, अच्छे अगर वक्ता बनना चाहते हो, तो अच्छे से सुनना भी पड़ेगा ना चीज़ों को। जैसे कई बार आपने देखा होगा मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं मेन चैनल पर, और फिर हम उसमें दुनिया भर की बातें बताते हैं। कैसे बता लेते हैं भाई? मेरा एक नियम था, अभी जब से शादी वगैरह हुई तब से थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हुई हैं, लेकिन मेरा हमेशा से नियम था। पहले हम क्या करते थे, जब इंटरनेट का इतना दौर नहीं तो हम किताबें पढ़ते थे लास्ट में बैठ के। बहुत किताबें मेरे पास, अगर यहाँ पर भी हम देखें तो मतलब अलग अलग तरीके की, बाइबल भी रखी मिल जाएगी, कई बार पता चला संस्कृत वाली जो वाल्मीकि रामायण है वो भी रखी दिख जाएगी, कई बार ओशो की किताबें रखी दिख जाएंगी, मतलब अलग अलग तरीके की किताबें हमारे पास रखी रहती है। हम पढ़ शौकीन है, और ऐसा नहीं पूरी पूरी किताब पढ़ी है बैठ के हमने, 2-4 पन्ने पढ़ लिए। लेकिन अब नए जमाने में क्या है, जब से इंटरनेट आ गया, पॉडकास्ट आ गया, तो भैया एक पॉडकास्ट चला लिया, 1-1.5 घंटे का चल रहा है, सुनते सुनते सो गए। जरूरी नहीं पूरा सुना, लेकिन कुछ चीजें एब्जॉर्ब करी उससे। जब एब्जॉर्ब करी तभी तो एमिट कर पाएंगे भाई। तो अच्छा एब्जॉर्बर ही अच्छा एमिटर हो सकता है भाई, ये किरचॉफ ने कहा। द प्रेशर ऑफ रेडिएशन ऑफ अ प्लेन वेव, किसी प्लेन वेव के लिए, किसी समतल तरंग के लिए जो रेडिएशन का प्रेशर है P, यानी उसे कैसे लिखते हैं? तो P बराबर E/C के होता है भैया। प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन इज इक्वल टू, अगर डिफ्यूज रेडिएशन की बात करेंगे प्रेशर, तो कितना होता है? 1/3 होता है, जो एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है वही एनर्जी डेंसिटी, कितना घनत्व है। डेंसिटी मतलब घनत्व, जितनी ज्यादा एनर्जी है। अरे भैया हम कहें कि भाई एक अद्धा है और एक कागज है, तो अद्धे का घनत्व ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल ज्यादा है। बस पर यूनिट वॉल्यूम का खेल होता है। अकॉर्डिंग टू स्टीफान बोल्ट्जमैन, तो वो स्टीफान का नियम सबको पता है, E बराबर सिग्मा T की पावर 4 होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी, जो एनर्जी है E बाई अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? T की पावर 4 पे डिपेंड करती है। यानी जो ऊर्जा होती है उसका मान समानुपाती है T की पावर 4 के। समानुपाती का निशान हटाएंगे, सिग्मा लगाएंगे, यानी फार्मूला आएगा E बराबर सिग्मा T की पावर 4। ये रहा तरीका भैया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफान बोल्ट्जमैन लॉ जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो क्या है? E बराबर सिग्मा T की पावर 4 माइनस का T0 की पावर 4। जब भी कहीं 0 लगाते हैं मतलब वो स्टार्टिंग का टेम्परेचर है, और फिर T यानी बाद का जो टेम्परेचर, फाइनल मतलब इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फॉर अ बॉडी ऑफ एमिसिव पावर, ये देखो वही आ गया, अगर एमिसिव पावर किसी की E है तब स्टीफान लॉ जो है वो क्या कहता है? तो भैया E बराबर सिग्मा ET की पावर 4। परफेक्टली बॉडी है तो एमिसिव पावर अगर 1 मान लोगे तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा? E बराबर सिग्मा T की पावर 4। अगर उसके लिए कुछ मान है, परफेक्टली कुछ है नहीं, तो सिग्मा ET की पावर 4 हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ स्टीफान जो कांस्टेंट है, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक थोड़ा सा बड़ा है, जूल मीटर की पावर -2, सेकंड की पावर -1, केल्विन की पावर -4, या फिर इसे वाट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाट मीटर की पावर -2, केल्विन की पावर -4। द वैल्यू ऑफ स्टीफान कांस्टेंट, जो सिग्मा है इसका मान कितना होता है? तो मान आपको याद रखना है 5.67 गुणे 10 की घात -8, वाट मीटर की पावर -2, डिग्री की पावर -4। जैसे जिस टर्म में केल्विन के मात्रक में लिखो, या ये फिलहाल डिग्री के टर्म में है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट होती है। द नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो सतत होता है, कंटिन्यूस होता है भैया, ठीक है। 2 तरीके के होते हैं, सतत स्पेक्ट्रम और अविरत मतलब नॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भाई, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी एमिट्स, जो ब्लैक बॉडी होती है सतत यानी कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब ग्रुप होता है, रेडिएशंस का ग्रुप हो, लाउंडो का ग्रुप हो, जिसका ग्रुप हो मेरे भाई उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं भाई, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, बीन का नियम क्या होता है? तो लैम्डा इंटू टी बराबर कांस्टेंट होता है। लैम्डा इंटू टी यानी वेवलेंथ और टेम्परेचर जो है वो बराबर होता है, कांस्टेंट बी मान लेते हैं, बीन नियतांक के बराबर होता है। बीन नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो मीटर लैम्डा के लिए इसके केल्विन यानी मीटर केल्विन इसका मात्रक हो जाएगा बीन नियतांक का। अ स्टार विच अपीयर्स ब्लू, एक तारा जो नीला दिखाई देता है, विल बी मच हॉटर देन सन, वो सूर्य से ज्यादा गर्म होगा अगर नीला दिख रहा है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट, जो सूर्य है उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी ऊपर का टेम्परेचर कितना है? तो भैया लगभग कितना है? 1 2 3 6000 केल्विन के करीब टेम्परेचर है। और अगर अंदर की बात करें तो लगभग सूर्य के अंदर का टेम्परेचर 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है भैया, ठीक है। द रेडिएशन बिटवीन स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी एंड टेम्परेचर, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की बात करें और टेम्परेचर की बात करें तो दोनों के बीच में क्या रेडिएशन है, क्या रिलेशन है भैया? ये रेडिएशन है, रिलेशन है भैया, ठीक। तो U इंटू टी की पावर -5 बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। U क्या है? एनर्जी डेंसिटी है, T टेम्परेचर है।
द अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी इज ऑल्सो कॉल्ड, जो अल्ट्रा वायलेट यानी जो यूवी वाली कैटास्ट्रॉफी होती है उसे हम लोग रेले जीन्स कैटास्ट्रॉफी भी कहते हैं, उसे यूवी कह लो रेले जीन्स कह लो, एक ही बात है। द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर, और प्लांक्स ऑसिलेटर के लिए अगर बीमा की बात करें तो प्लांक मतलब क्या, E बराबर एच न्यू, तो एनर्जी इंटू टाइम के बराबर होती है प्लांक नियतांक की बीमा। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 10 टू दी पावर माइनस के 27 या फिर 6.67 10 की घात माइनस के 34। बात वही है, ये जूल के टर्म में है, ये अर्ग के टर्म में, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो अगर आप जूल को अर्ग में बदलोगे तो 10 की घात 7 यहाँ आएगा, प्लस का 34 में 7 चला जाएगा तो भैया कितना बचेगा, 27 बच जाएगा। तो दोनों ही वैल्यूज मेरे भाई ठीक है सर जी। तो ये अपना डे मेरे भाई 5 है, लगभग 30 के करीब विकल्प इसमें हमने कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं आप अगर पढ़ रहे होगे तो 75 में 75 विकल्प कर पाओगे। अभी इसके बाद हम डे 5, 6, 7 भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। मन लगा के पढ़ो भैया, एक आध वीडियो और पढ़ेगी, यहाँ लगभग हम लोग सारी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे, फिर कुछ पेपर एनालिसिस करा देंगे और आराम से चीज़ें खत्म हो जाएंगी। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं सर 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर की बात करोगे सारे सेमेस्टर का कंटेंट आपको मिलेगा, इसी पर बैठे हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। देखो आ गया 5, 6, 7, इसे भी बनाते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।